जी, हमारे सारे देखने वालों को और सुनने वालों को कलमकार इंटरनेशनल की जानब से सलाम। ये प्रोग्राम क्या रूस और यूक्रेन की जंग दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है, कलमकार इंटरनेशनल के जेर एहतमाम पेश किया जा रहा है। और मेरे साथ आज मेहमानान गिरामी, जिनमें नईम वाज साहब जो कालम निगार हैं, मुसन्निफ हैं, शायर हैं, तजिया निगार हैं और बहुत सी खूबियों के मालिक हैं इसके अलावा भी। और मेरे साथ जनाब आसम खन्ना साहब जो दानश्वर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर है, अमेरिका में मुकीम है और आलमी अदब और आलमी सियासत पर अपना तजिया देते रहती हैं। तो मैं प्रोग्राम की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला जो हमारी बात है जिसमें हम शुरू करेंगे, मैं नईम साहब से एक सवाल पूछता हूं और सवाल ये है कि रूस और यूक्रेन के तनाज़े का पस मंजर क्या है, जनाब नईम साहब? जी बहुत शुक्रिया सर। ये बेसिकली तो ये बड़ी लंबी कहानी है। अगर इसको मैंने इस पे कॉलम भी लिखा है पिछले हफ्ते इसी तनाजे के पस मंजर में। और जो रूस है बेसिकली ये पैदाइश की किताब में इसके बारे में जिक्र मिलता है और उसके बाद हिजकिल नबी का 38 और 39 बाब जो है उसमें भी इसके बारे में बहुत तफसील से पूरे 2 बाब में इनका जिक्र है। जो हिजकिल नबी ने नबूवत की है खुदा के फरमाने पर। इसको जूज कहा गया है। और इसी तरह मजूज का भी जिक्र है। जो मजूज एक जगह बताई गई है जिसका ये हाकम है। सो ये उस तरफ से ये चलता है। जहां तक यूक्रेन और रूस का ताल्लुक है, ज्यादा तफसील में नहीं मैं जाता, तो ये बेसिकली रूस का दावा है और तारीखी हवालों से भी ये एक ही कौम और एक ही खिता था गालबन 9वीं सदी ईस्वी में। और उस जमाने में रूस का दारुल हुकूमत जो है, जो आज यूक्रेन का दारुल हुकूमत है कीव, ये था। तो जब सोवियत यूनियन के जमाने में यूक्रेन जो है ये एक रशियन रियासत के तौर पर उस फेडरेशन के साथ था, सोवियत यूनियन के साथ था। और हम देखते हैं कि जब रूस के अपने टुकड़े हो गए और सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो गई, तो जो यूरोपियन रियासतें थीं वो उनसे अलग हो गई, रूस से अलग हो गई। तो यूक्रेन भी उस जमाने में रूस से अलग हो गया। और यूक्रेन जो है यूरोप भर में रकबे के लिहाज से रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर माजी में हम जाएं तो ये एक ही अकीदे के लोग थे, एक ही कलीसिया के लोग थे। इस पे खन्ना साहब ज्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। तो अभी अभी जब अब तो जब ये सोवियत यूनियन टूटा है और रूस रह गया बाकी, तो यूक्रेन जो है अलहदा होने वाले रियासतों में या ममालिक में ये यूक्रेन भी शामिल था। अब इनका मसला जो है ये है, रूस को सबसे ज्यादा मसला भी यूक्रेन से है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जो सरहदें हैं ये बहुत तवील सरहद है इनकी आपस में। और यूक्रेन की ख्वाहिश ये है कि वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो और साथ नेटो में भी आए। और नेटो आप जानते हैं कि ये एक फौजी इत्तेहाद है यूरोप का, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और इसी इत्तेहाद ने अफगान तालिबान के साथ मिलके, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलके सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दी थी। तो अब रूस को ये खतरा है, रूस ये चाहता है कि यूक्रेन जो है ना तो यूरोपीय यूनियन में शामिल हो ना नेटो में शामिल हो, क्योंकि वो समझता है कि अगर ये नेटो में शामिल हो गया तो नेटो अफवाज जो है हमारे सरों पे आके बैठ जाएंगी और हमारी अपनी सालमियत को जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो ये सर मुख्तसरन बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी, नईम साहब बता रहे थे और ये बहुत ही उन्होंने बड़े चीदा चीदा और बढ़ के बहुत ही मेन जो वजूहात है इस जंग की वो बताई हैं। जी खन्ना साहब, थैंक यू सो मच सर, आपका इस प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। रूस की जो तारीखी पस मंजर है
के बारे में जो आप तारीखी पस मंजर के बारे में बताएं, और ये भी जरा बता दें हमारे नाजरीन को कि इसके साथ कितनी रियासतें थीं और सोवियत यूनियन क्यों टूटी। ये 2-3 वजूहात और 2-3 जो बातें हैं खास खास बता दें हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। थैंक यू सो मच। सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थी ये, कि ये जो सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थी ना, ये थी तकरीबन 15। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम कहते थे यूरेशियन एम्पायर। तो यूरेशियन जो है ना, इन्होंने यूरोप और रशिया को मिला के एक नाम जो था वो बनाया था, क्योंकि कुछ यूरोपियन ममालिक भी इसमें शामिल थे और रशिया तो डेफिनेटली था ही। उस वक्त जब ये इत्तेहाद इकट्ठा हुआ है, जो मैं मॉडर्न से बात करता हूँ 1922 से, तो उसमें रूस के अलावा 2 और बड़े मुल्क थे, बेलारूस और यूक्रेन। अच्छा, जो बेलारूस जो है, इसको भी बेलोरशियन ही कहा जाता था उस वक्त, इसका नाम था, बाद में ये फिर बेलारूस बन गया। ये इतना, उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, जो सोवियत यूनियन, इसका शॉर्ट नाम जो है ना सोवियत यूनियन, उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। रफली आप कह लें कि ये जो आज इंडिया है ना, उससे 7 गुना ज्यादा बड़ा था। भी 7 इंडिया इकट्ठे कर लेना तो तब ये जो था उनके बराबर था। अच्छा, फिर दुनिया की सबसे बड़ी जो साहिल समंदर है, कोस्ट लाइन है, वो भी इस मुल्क में थी। दुनिया में तकरीबन 24 टाइम जोन्स हैं, उनमें से 11 सिर्फ इसी में थे। अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा मुल्क हो सकता है। मैं इधर एरिजोना में बैठा हूं, मेरी फूफो उधर होती थी हवाई में, तो वो मुझे सुबह 6 बजे कॉल करती थी। उनके पास 6 बजे होते थे, मेरे पास 9 बजे होते थे। और न्यूयॉर्क में मेरे कजन्स, मेरे ससुराल रहते, वहां पे 12 का टाइम होता था। 6, 9 और 12 भी बड़े ममालिक में ये वाली सूरत हाल होती है। लेकिन ये जो मुल्क है, जो यूएसएसआर, इसमें एक ही टाइम पे भी इस पूरे मुल्क में 11 टाइम जोन थे। ये आप इसकी जो है ना वो अंदाजा लगा, इसके हुजम का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, लेकिन ये जो था ना, ये कॉम्बिनेशन, ये जो बहुत सारी रियासतें इसमें इकट्ठी हो गई थी, उनमें से कुछ बाल्टिक रियासतें हैं जिनका एक अपना कल्चर है, स्किन, सारा कुछ फर्क है। 25 दिसंबर मुत्तहदा सोवियत यूनियन का लहराया, और फिर उसके बाद नहीं, 26 नवंबर 1991 ये इसकी जो है ना वो खत्म हो गई। अभी आपका पता नहीं, आपने दूसरे भी ये योग के साथ, वो नईम भाई ने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया है। अमेरिका में एक टर्म यूज करते हैं, बैकयार्ड। आपके घर के पीछे ये छोटा सा यार्ड होता है ना, उसमें आपने बाज़ औक़ात कोई जानवर रखा होता है, कोई परिंदे रखे होते हैं। अच्छा, रशिया कहता है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो नेटो सारा असला लेके उसकी बैकयार्ड में आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बहुत खूब। अच्छा। हाँ, तो आप अपने बैकयार्ड में एक दुश्मन नहीं रखना चाहते। और दुश्मन भी फिर देखें, दुश्मन कोई कमजोर नहीं है। नेटो 30 ममालिक हैं, उसमें से 2 तो इधर नॉर्दर्न अमेरिका में से हैं, अमेरिका और कनाडा, और बाकी 28 जो है वो यूरोपियन ममालिक हैं, और अभी शामिल हो रहे हैं। क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि आप फाइनेंशियली दुनिया में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और नेटो जो है इसका मतलब है कि आपका डिफेंस जो है ना वो क्या पंजाबी में लोहे तोड़ हो जाता है। बिल्कुल, कि आपकी जो प्रोटेक्शन है ना वो एक और ही लेवल जाती है। तो रशिया को ये, जैसे वो नईम साहब ने कहा था, ये डर है कि नेटो अमेरिका, यूरोप को एक्सेस मिल जाएगी रशिया के यार्ड में बैठने के, और आप ऐसा नेबर नहीं चाहते जो आपका दुश्मन हो। थैंक यू वेरी मच जी खन्ना साहब, बहुत ही तफसील से और बड़े ही मालूमाती बातें कर रहे थे। इतनी मालूमाती बातें कर रहे थे कि मैं समझता हूँ कि किसी भी आम आदमी के लिए समझना बहुत आसान है। बहुत तज्जिया निगार, बहुत से जो एंकर्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, लेकिन कलमकार इंटरनेशनल की जानब से आज जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है ये
उन तमाम लोगों के लिए है जो कम पढ़े लिखे भी हैं, ताकि इस वजूहात को, ये जो वजूहात है, जंग की वजूहात हैं, या इस जंग की बड़ी जो वजह है, वो मालूम कर सके। जी नईम साहब। जी सर। रूस के साथ कौन से ममालिक इस जंग में साथ खड़े हैं, यानी कि उनका साथ दे रहे हैं, या वो एलाइज है, और जी उनके मफादात क्या है? सर, ये 24 फरवरी को यूं तो रशिया जो है ये बहुत पहले से तैयारी कर रहा था यूक्रेन पे हमला करने के, और उसको अमेरिका और दूसरे कई ममालिक वार्न कर रहे थे और ये खदशात का इजहार कर रहे थे कि रशिया जो है, रूस ये तैयारी कर रहा है यूक्रेन पे चढ़ाई करने के, और रूसी सदर हमेशा इसकी वो नफी करते थे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो 24 फरवरी को बाकायदा रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और उसके कुछ दिन के बाद जनरल असेंबली में एक करारदाद जो पेश की गई, मजम्मती करारदाद, रूस की मजम्मत करने के लिए। तो जैसा कि आपके सवाल में पूछा गया है कि कौन से ममालिक जो हैं या कितने ममालिक हैं जो रूस की फेवर में है इस जंग के हवाले से, तो ये सिर्फ 5 मुल्क हैं जिन्होंने जनरल असेंबली में रूस की जारियत के हक में वोट दिया, और इनमें है रूस खुद है एक, तो दूसरा अभी बेलारूस का जिक्र हुआ, ये है, शुमाली कोरिया है, और शाम है, और 5वां गालबन सूडान है। और ये 5 ममालिक जो हैं इन्होंने रूस की हमायत का ऐलान किया, और ये इसमें से जो आलमी मंजरनामे पे जो नजर रखते हैं लोग, वो बताते हैं कि इसमें से सब जो खतरनाक काम है वो या मुल्क है वो शुमाली कोरिया है, जिसके बाद एटमी हथियार हैं, और जो एक जारे मुल्क की हैसियत जो इख्तियार करता जा रहा है। तो इनके मुफादात ये जो आप आगे चल के जिक्र होगा इसका, कि दुनिया में अब जैसे 193 ममालिक में जो जनरल असेंबली के मेंबर में उस वक्त मौजूद थे, उनमें से 141 ममालिक ने रूस की मुखालफत में वोट दिया, जबकि 5 ममालिक ने उसके हक में, और 35 ममालिक जो हैं उन्होंने वो हाजिर नहीं हुए या उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। तो ये साथ सूरत हाल है। तो ये जो लोग हैं कि इनके मुफादात क्या हैं, तो जाहिर है एक ताकतवर शख्स के साथ या एक जारिज शख्स के साथ या जुल्म करने वाले शख्स के साथ जो लोग खड़े होते हैं, तो वो भी जालिम ही होते हैं, उनके भी अपने मुकासद होते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि शुमाली कोरिया जो है वो अपने इर्द गिर्द के ममालिक, जिस साउथ कोरिया, वहां तो आप रहे हैं बहुत अर्सा। जी जी जी, साउथ कोरिया में तो अक्सर वो धमकियां देते रहते हैं, अक्सर आती रहती है धमकियां उधर से अक्सर। और वो इसके जो शुमाली कोरिया की ये शदीद ख्वाहिश है कि वो जनूबी कोरिया पे कब्जा करे, और इस तरह बाकी ममालिक जो है ये भी। तो बेलारूस जो है ये तो बिल्कुल नथी है, क्योंकि हमारे साउथ कोरिया में जो एयरफोर्स है अमेरिका की, वहां पे उनकी अपने कैंट हैं, और इसलिए वो उस पर। अच्छा, ये जो जी खन्ना साहब, थैंक यू सो मच नईम साहब। खन्ना साहब, ये जो है नेटो क्या है और इसमें कौन से ममालिक शामिल है? जो उन्होंने तो बता दिया कुछ, लेकिन अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। जी हाँ जी, ये जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई है, अच्छा, दूसरी जंग अजीम में रशिया जो था वो अमेरिका के साथ था, लेकिन जर्मनी जो था वो इधर अमेरिकन भी उसको अपना दुश्मन समझते थे, इंग्लैंड भी और रशिया भी। अच्छा, लेकिन लड़ाई में एक दुश्मन के खिलाफ तो ये सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इनकी नजर में था कि भी जर्मनी से भी हमला हो सकता है और रशिया से। फिर अमेरिका ने रशिया के साथ एक बहुत तवील सर्द जंग जो है वो भी लड़ी, लेकिन बहरहाल वो अलग टॉपिक है। लेकिन ज्यादा प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए जो था वो 1949 में जो है ये नेटो, इसको शुरू किया गया।
12 ममालिक से। जी। लेकिन आज बढ़ते बढ़ते ये 12 ममालिक जो है, ये 30 ममालिक जो है वो हो गए हैं। तो लोग कहते हैं कि मक्खियों के छत्ते को ना छेड़े, तो ये मक्खियों का छत्ता नहीं है, ये है प्राइड ऑफ लायंस। जो प्राइड का लफ्ज वो उस हवाले से यूज नहीं किया। दुनिया में जो मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं ना, उनके लिए मुख्तलिफ लफ्ज यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर असातिज़ा का ग्रुप है तो उसको कहेंगे कि स्टाफ ऑफ टीचर, स्टाफ है। ठीक है, भेड़िए इकट्ठे हैं तो उसको कहते हैं पैक ऑफ वुल्फ, पैक का लफ्ज यूज होता है। डायरेक्टर्स इकट्ठे हो जाएं तो उनके ग्रुप को कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जी। अच्छा, इसी तरह जब शेर बब्बर शेर इकट्ठे होते हैं तो उसको कहते हैं प्राइड ऑफ लायंस, लायंस का ग्रुप। ये नेटो को छेड़ना जो है ना, वो लायंस के जत्थे जो है ना उसके अंदर कूदने के बराबर है, फाइनेंशियली भी और दूसरा जंगो जदल के हवाले से भी। तो ये एक बहुत ही दुनिया का स्ट्रॉन्ग अलायंस है। और अगर दुनिया के पास, पूरी दुनिया के पास 100 रुपया हो ना, तो जो 60 रुपए हैं वो सिर्फ नेटो के पास। ये इतना फर्क है फाइनेंशियली इनका और दुनिया का। बाकी दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है, ममालिक को जो है वो इन पर इन्हिसार करना जो है वो पड़ता है। मैं आपको सिंपल बता दूं कि लोग कहते हैं कि इस जंग का नतीजा क्या होना है। जंग का नतीजा ऑलरेडी सामने आ चुका है। ठीक है, मुझे कोई बंदा जरा ये तो बताए कि रशियन एयरफोर्स नजर क्यों नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है मेरा। आपको 14 दिन हो गए हैं, मिग 29 बहुत जबरदस्त जेट है वो। मुझे कोई जरा इस बात का जवाब तो दे कि रशियन एयरफोर्स किधर है। ठीक है भाई, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, लोग ध्यान नहीं देते उस पर। लेकिन बहरहाल नेटो जो है वो बहुत ही एक पावरफुल अलायंस है। और इन्होंने जिस तरीके से रशिया को तबाह किया है, रशिया का जो वो करेंसी या रूबल, उसकी प्राइस 30% डाउन हो गई है। ठीक है, अब आप शुरू कर लें कि आधी जंग नेटो अमेरिका जीत चुके हैं। जितनी भी आपकी आईटी कंपनीज थी बड़ी बड़ी, ये एप्पल हो गया, सैमसंग आपका वो साउथ कोरिया का, जी, टोटल खत्म कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने, जो इनके जहाजों के, ठीक है, वो बड़े बड़े पार्ट्स बनते हैं, वो सारी बनती हैं, वो लोगों ने कहा कि हमने ये बिजनेस भी नहीं इनके साथ करना। फिर बड़ी बड़ी कारों की कंपनियां जो है उन्होंने भी काम जो है वो बंद कर दिया। होंडा है उनमें शामिल, टोयोटा है, BMW है। तो इन्होंने इन 14 दिनों में, लोग देख नहीं रहे, लेकिन मुआशी तौर पे नेटो ने नाकारा कर दिया रशिया को। अब जब आप जंग लड़ते हैं तो उसमें चीज ये देखने वाली होती है कि सिर्फ आपके पास असलहा नहीं चाहिए होता, जंग में आपको बेतहाशा पानी चाहिए, पानी की बोतलें। अगर आपने 1 लाख फौजी खड़ा किया है तो एक दिन में अगर एक फौजी जो है वो 5 बोतलें पानी की पीता है तो आपको 5 लाख तो पानी की बोतलें डेली चाहिए हैं। बिल्कुल। उनका 3 टाइम का खाना है। ठीक है, फिर उनके लिए आपको मोबाइल हॉस्पिटल सेट करने पड़ते हैं, उधर नर्सेस की जरूरत होती है, इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए है, आपको ब्लड चाहिए। और ये सारा कुछ किस जगह पे हो रहा है, जिसको इंसान सोचे तो उसका ख्याल मुजमद हो जाता है, इतनी ज्यादा सर्दी है। तो ये है नेटो से टकराने का अंजाम। बाकी इधर उधर के तज्जिए लोग करते रहे, उधर इंडिया में, पाकिस्तान में, उधर उधर बैठ के, लेकिन डीप। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। ये जो खन्ना साहब बता रहे थे, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी, खन्ना साहब, आपका जब आप बात करते हैं तो दरम्यान में रुक जाता है, या तो वो आपके सिग्नल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, या कोई रुकावट आ जाती है उसके अंदर, और आपकी बात फिर वो आगे चलती नहीं, आप बात करते रहते हैं और वो बात हम तक, लेकिन सारी बातें जो है वो हम तक पहुंची। और बड़ा ही खूबसूरत तज्जिया आपका, और बहुत ही गहरा तज्जिया है, क्योंकि जो आपने बातें की है वो हम आम लोगों से, आम एंकर से, तज्जिया निगारों से नहीं सुनते। तो ये कलमकार इंटरनेशनल की जानिब से ये जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है,
क्या रूस और यूक्रेन की जंग दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है? तो इसका मतलब यह है कि हमारे तज्जिए के मुताबिक, हमारे तज्जिया निगारों के मुताबिक ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नेटो और उसके जितनी भी इत्तेहादी फोर्सेस हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और उसका मुतहम्मल जो है वो रूस, रशिया जितना भी मर्जी स्ट्रांग है, उसके पास जितने